हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी कांस्टेबल एसटी 25। यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट 25 स्पीड टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन के साथ चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेंगे, है ना। तो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्पीड टेस्ट नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आप लोगों का पेपर था, उसमें सवाल क्या था, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। देखो अब इस गोद में लड़का शहर में ढिढोरा जो ये मुहावरा है, इसका जो सही अर्थ क्या है, इसका जो सही अर्थ है इस मुहावरे का क्या है, पास में अगर हम बात करें तो इसका जो सही अर्थ है वो क्या है, पास में वस्तु रहते हुए, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगर हम मुहावरे की बात करें बेटा, तो ये जो मुहावरा होता है ना, ये मुहावरा हमारा वाक्य का अंश होता है। ये क्या होता है, वाक्य का अंश। थोड़ा सा समझ लेते हैं मुहावरे के बारे में। ये जो मुहावरा होता है ये क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, यानी इसे हम वाक्यांश वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। जब हम लोग मुहावरा करते हैं तो मुहावरे में हम लोग वाक्य का अंश सिर्फ प्रयोग में लाते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक मुहावरा होता है और एक क्या होता है, लोकोक्तियां होती हैं। तो लोकोक्तियां पूरा का पूरा सेंटेंस होती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसके बारे में हम बता दें। जो बेटा हमारी लोकोक्तियां होती हैं वो पूरा का पूरा वाक्य होती हैं। ये जो हमारी क्या होती है, लोकोक्तियां, ये लोकोक्तियां जो होती हैं ये पूरा का पूरा वाक्य होती हैं। क्या होती हैं, पूरा का पूरा वाक्य। वाक्य का मतलब कह सकते हैं कि सेंटेंस होती हैं। लोकोक्तियां पूरे का पूरा क्या होती हैं, वाक्य होती हैं। और मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। लोकोक्तियों का मतलब होता है लोगों द्वारा कही गई बात। क्या होता है, लोगों द्वारा कही गई बात होती है। लेकिन जो मुहावरा होता है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है। तो गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, इस मुहावरे का अर्थ होता है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अगर हम इस अध्यक्ष में उपसर्ग की बात करें बेटा तो उपसर्ग क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखो ये जो उपसर्ग शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। और हम सबको पता है उप का मतलब बेटा क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या, रचना करना। क्या कह सकते हैं, रचना करना। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी शब्द के समीप आकर उसकी रचना करना। ये जो बेटा उपसर्ग होता है ना, ये हमेशा कहाँ लगता है, ये हमारे मूल शब्द में ऐड होता है। कहाँ पर, मूल शब्द में। किसी भी शब्द का जो निर्माण होता है वो मूल शब्द से ही होता है, और ये मूल शब्द में ऐड होता है, मूल शब्द में जुड़ता है। और कहाँ जुड़ता है मूल शब्द के, ये मूल शब्द के आदि में जुड़ता है। अब आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है आगे। आगे मतलब पहले। ये जो हमारा उपसर्ग होता है ये मूल शब्द के कहाँ जुड़ता है, आदि में। आदि का मतलब क्या होता है, आगे। अब आप कहोगे कि सर ये उपसर्ग जुड़ने के बाद करता क्या है, भाई किसी मूल शब्द में ऐड हो गया, जुड़ गया तो क्या करेगा ये मूल शब्द में जुड़ने के बाद शब्द के अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। ये शब्द के अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, शब्द के अर्थ को बदल देता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये शब्द क्या है, हार। इस हार का मतलब क्या होता है, पराजय। यही होता है ना, एक पराजय भी होता है, एक हार का मतलब होता है गले की माला। गले की माला। इस हार शब्द का दो मतलब होता है, एक पराजय भी होता है, एक गले की माला होता है। लेकिन अभी इसी में हम इसको बिहार कर दें, यहाँ पर बी उपसर्ग ऐड कर दें। अब ये हमने देखो मूल शब्द क्या था, हार, हमने क्या कर दिया, बिहार। अब इस बिहार शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है घूमना। तो बी उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या हुआ, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है, आदि उपसर्ग है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अनुरक्त शब्द का विलोम बताओ।
अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अनुरक्त का जो विलोम होता है बेटा, इसका सही विलोम होता है विरक्त, है ना। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त। अनर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ का विलोम होता है अर्थ, है ना। नेक्स्ट है उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइए, है ना। उत्कृष्ट का विलोम, उत्कृष्ट मतलब अच्छा, इसका जो विलोम होता है वो होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 43। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? अगर यहां पर हम कारक की बात करें तो देखो सबसे पहले होता क्या है कारक, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो कारक होता है ये संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता जो क्रिया से संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। हमारे हिंदी में जो कारक संख्या होती है, कारक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। तो 8 कारक होते हैं तो 8 कारक की विभक्तियां होती हैं। 8 कारक होते हैं और 8 कारक की विभक्तियां होती हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर कौन कौन से कारक हैं? चलो हम आपको एक बार बता देते हैं वो कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। चलो कारक की संख्या बेटा कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है हमारे पास कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसके बाद होता है अपादान कारक, उसके बाद होता है क्या? संबंध कारक, इसके बाद क्या होता है? अधिकरण कारक, इसके बाद क्या होता है? संबोधन कारक। तो हमारे पास कारक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 कारक होते हैं। इनका कुछ चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, यानी कि जहां पर क्या हो? अलगाव हो। संबंध क्या होता है? का, के और की। अधिकरण क्या होता है? में, प, पर। और संबोधन क्या होता है? हे, अरे। तो ये हमारे बेटा क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं कारक। और ये क्या इधर लिखा है? ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह। क्या होते हैं? कारक चिन्ह। इन्हीं को हम लोग परसर्ग भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कारक होते हैं, ये कारक चिन्ह होते हैं। तो उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है? इसमें हमारा है कर्ता कारक। देखो, कर्ता ने, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने यानी कर्ता ने, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, कागजी घोड़ा दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये मिलता है। अगर हम बात करें कागजी घोड़ा दौड़ाने मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। अब बेटा ये जो सर्वनाम होता है, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। ये सभी के नाम के बदले में आते हैं। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, है ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अगर हम अपने हिंदी में बात करें तो सर्वनाम के भेद की, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बेटा? 6। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के कुल भेद, तो इसका आंसर अलग हो जाता है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा, सर्वनाम के कुल भेद होते हैं बेटा कितना? 11 होते हैं। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? 11। अब उसी में से 6 में से एक है ये, तो जो सो जो आता है वो हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम में।
जो सो से संबंध बनाया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो जो सो के प्रयोग से जो संबंधित है वो हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखो यहां से आपको लगभग एग्जाम में सवाल मिलते हैं। एक होता है तत्सम शब्द और दूसरा हमारे पास होता है तद्भव शब्द। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे एग्जाम में पकड़ नहीं पाते। अक्सर हमारे पास आते हैं कि सर किसे तत्सम कहते हैं, किसे तद्भव। बेटा ये जो तत्सम शब्द होते हैं ना, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। अगर हम अपने संस्कृत के शब्द हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, तत्सम। वास्तविकता तो ये है, अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है अच्छे से तो आपका तत्सम तद्भव कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत के ही शब्द अगर हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और ये जो तद्भव शब्द होते हैं, होते ये भी संस्कृत के ही हैं, लेकिन हिंदी में जब आते हैं तो इनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हो जाता है। तो जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, यानी कि रूप परिवर्तन के द्वारा। अब यहाँ पर सवाल क्या था कि तत्सम शब्द को हमें बताना है। अब तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, व्याघ्र है ना, व्याघ्र। इस बात को बिल्कुल याद रखना। और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है बाघ। व्याघ्र का तद्भव क्या होता है, बाघ होता है। इस बात को बिल्कुल याद रखना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 47, तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है कई बार ये। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का जो सही अर्थ होगा, झूठा दिखावा करना। कहते नहीं है, तन का मतलब क्या हो गया, शरीर। लत्ता का मतलब यहां पर क्या है, कपड़ा। लत्ता का मतलब क्या है, वस्त्र या कपड़ा। और तन का मतलब क्या हो गया, शरीर। इसका मतलब हो गया शरीर। यानी तन पर नहीं लगता, पान खाए। अलबत्ता एक पान की क्वालिटी होती है। पान की क्वालिटी क्या है, अलबत्ता। तो उसीलिए एक इस्तेमाल हुआ है कि तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। तो इसका सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट वन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, निंदा का विलोम बताना। ये एग्जाम में रिपीटेड है, पेटेंट है, ये लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात करें। नितिन गीत गा रहा है, वाक्य में काल है। अच्छा सवाल है ये। नितिन गीत गा रहा था, वाक्य में काल। अगर हम अपने काल की बात करें तो हमारे हिंदी में काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हम सबको पता है। जैसे हमारे इंग्लिश में होता है वैसे हमारे हिंदी में होता है। एक होता है हमारे में हिंदी में वर्तमान काल, हम सबको पता है। दूसरा होता है क्या, भूतकाल। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, भविष्य काल होता है ना। अब इसके कई सारे भेद होते हैं। वर्तमान के भी 6 भेद होते हैं, भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पूछा नितिन गीत गा रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया, गा रहा था, ये हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूत। कुछ लोग कहेंगे कि सर पूर्ण भूत क्यों नहीं होगा। देखो बेटा, नितिन गीत गा रहा था, ध्यान से समझो, ये क्रिया भूतकाल में तो हो रही थी, लेकिन क्या इस सेंटेंस से, इस वाक्य से ये पता चल जा रहा है, ये साबित हो रहा है कि ये क्रिया समाप्त हो ही गई हो। पूर्ण भूत तब कहते जब हमें इस बात का बिल्कुल पता होता कि वो जो क्रिया भूतकाल में हो रही थी वो समाप्त हो गई है। हमें इस सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि वो क्रिया, ये तो पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन क्या चल रही है कि समाप्त हो गई ये नहीं पता। इसीलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, अपूर्ण भूतकाल करेंगे। नितिन गीत गा रहा था, अब पता नहीं वो गा रहा है कि नहीं गा रहा, लेकिन गा रहा था। सपोज करो नितिन मेरा दोस्त है, एक दोस्त हमारा है मोहन। तो हमसे मोहन पूछा कि नितिन क्या कर रहा है, नितिन क्या कर रहा है आज, नितिन क्या कर रहा है अभी। तो हम मान लो हम नितिन से मिलके आए हूं, तो हम मोहन को बताए कि नितिन गीत गा रहा था। अब हमको भी नहीं पता कि वो अभी भी गा रहा है कि नहीं गा रहा है, लेकिन गा रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, प्रयुक्तकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, 1, 2, 3 या कोई उपसर्ग नहीं है। अभी हम लोगों ने उपसर्ग के ऊपर बात किया। ये जो बेटा प्रयुक्तकार शब्द है, ये किससे मिलकर बना है, प्रति प्लस उपकार से।
प्रति प्लस उपकार से। अब यहां पर ये बेटा उपकार जो हमारा है वो क्या है, उपकार हमारा है मूल शब्द और प्रति क्या है हमारा उपसर्ग है ना। अब आपको बता दें कहीं कहीं पर आपको दो उपसर्ग भी मिलेगा, कहीं पर एक मिलेगा, लेकिन हम तो कहेंगे कि इसमें एक ही उपसर्ग है और कोई उपसर्ग मिल नहीं रहा है ना। लेकिन आपको कहीं कहीं किसी न किसी बुक में हमको भी मिला है कि दो उपसर्ग बताते हैं प्रत्युत्कार में, लेकिन हम लोग इस पर एक पे ही जाएंगे क्योंकि प्रति प्लस उपसार करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से तो 1 होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। माँ शब्द का तत्सम है, पहला ऑप्शन है माता, दूसरा मातृका, तीसरा मात्र, चौथा ऑप्शन अम्मा। अगर हम माँ शब्द के उपसर्ग की बात, सॉरी माँ शब्द का तत्सम शब्द पूछा है, तो माँ का तत्सम शब्द, अच्छा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि तत्सम है कि तद्भव है। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं, किसी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा है, किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो वो शब्द हमेशा हमारा मुख्यतः क्या होता है, तद्भव होता है। किसी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा है तो वह शब्द मुख्यतः तद्भव होता है। अगर किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार अनुस्वार लगा है तो वह शब्द मुख्यतः क्या होता है, तत्सम होता है। अब अनुस्वार क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, अंत, अंत लिखते हैं तो ऊपर बिंदी लगा देते हैं, यही जो बिंदी है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अनुस्वार कहते हैं। क्लियर। अब देखो माँ का शब्द का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, मात्र होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मात्र। क्लियर। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 52। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का क्या है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। और इस सवाल को बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही कर पाए होंगे। जिनका सर्वनाम अच्छे से क्लियर होगा वही इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा बेटा, तुम होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्री गणेश का विलोम बताइए। अगर हम श्री गणेश का विलोम की बात करेंगे तो श्री गणेश का विलोम होता है इत्श्री। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, इत्श्री का मतलब होता है समाप्त करना। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इत्श्री होगा। समापन का विलोम अगर बात करें तो इसका विलोम होगा उद्घाटन, इसका विलोम क्या हो जाएगा, उद्घाटन। अंत का विलोम क्या हो जाएगा, शुरू, है ना। और अथ का विलोम क्या होता है, अथ का विलोम होता है बेटा इति, इसका विलोम होता है इत, है ना। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाता है, इत्श्री। करेक्ट आंसर हमारा ये, हमने चारों ऑप्शन को बता दिया। नेक्स्ट बात करें, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तत्क्षरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तत् प्लस क्षरण। और यहां पर इसमें कौन सी संधि है, यहां पर हमारी होगी व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। संधि के हमारे पास मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, हम सबको पता है। अगर हम संधि की बात करें तो संधि के बेटा 3 भेद, एक हमारी होती है स्वर संधि, दूसरी होती है कौन सी, व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। पहले तो हम आपको बता दें गुणवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, गुणवाचक विशेषण होता है ना। अगर हम संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा होती है बेटा, संज्ञा के 4 भेद होते हैं, सॉरी 4 नहीं 5। किसके आधार पर, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से। सबसे पहली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है बेटा जातिवाचक,
और तीसरी संज्ञा हमारे पास होती है द्रव्यवाचक, और जो चौथी संज्ञा होती है वो होती है समूहवाचक, और जो पांचवी संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा होती क्या है हम सबको पता है। संज्ञा से ही किसी का नामकरण होता है। अगर संज्ञा ना हो तो हम किसी का नामकरण ही ना कर पाए। संज्ञा से ही क्या होता है, नामकरण होता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें हमारा क्या है आंसर, भाववाचक संज्ञा। अब आप कहोगे कि सर कैसे भाववाचक है। देखो समझो, ऐसा शब्द जिससे हमें किसी चीज की क्या हो, धर्म, अवस्था, गुण, दोष का पता चले, वो हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। और अच्छे समझो, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है फीलिंग, जिसे आप महसूस कर सको, जिसे आप छू ना सको, जिसे आप टच ना कर सको, सिर्फ आप महसूस कर सको। फीलिंग, फीलिंग यानी महसूस ही हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे अभी हम बात करें मिठाई, अब इसी से समझो, जैसे मिठाई है तो मिठाई हम लोग छू नहीं सकते क्या, हम लोग पकड़ के तो हाथ में खाते हैं। जलेबी, लड्डू, बर्फी, पेड़ा तो छू के खाते हैं। तो मिठाई हमारी क्या हो गई, मिठाई हमारी हो गई जातवाचक संज्ञा। क्यों जातवाचक हो गई, क्योंकि सारे के सारे जात की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसी को बना दें क्या, मिठास, तो ये मिठास जो है ये हमारी कौन सी संज्ञा है, ये हमारी है भाववाचक संज्ञा। अब कहोगे कैसे, देखो मिठास को हम लोग महसूस करते हैं, मिठास को पकड़ सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, नहीं, मिठास को हम लोग महसूस करते हैं। तो जो चीजें महसूस होती हैं वहां पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है अर्जन शब्द का विलोम क्या है ना। अर्जन का जो विलोम होता है बेटा वो होता है बयन। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, बयन, करेक्ट आंसर। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विलोम होता है विष, और अनर्थ का विलोम होता है क्या, अर्थ। अनर्थ का अर्थ हो जाता है ना। चलो, अहेतुकी का शुद्ध रूप है, यानी कि व्याकरण के दृष्टि से, यानी वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। अहेतुकी का अगर शुद्ध रूप की बात करें तो शुद्ध शब्द होता है अहेतुकी। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, अहेतुकी, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं 58 की। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, मानव, मनई, मनुष्य, मान। आपको तद्भव शब्द बताना है तो तद्भव शब्द यहाँ पर क्या है, मनई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनई हो जाएगा। क्लियर। अगला है 59। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। पार्थ का पर्यायवाची की बात करें तो पार्थ पर्यायवाची होता है किसका, अर्जुन का। अर्जुन के और भी पर्यायवाची होते हैं। अगर हम इनकी पर्यायवाची की बात करें अर्जुन के, तो इनका पर्यायवाची विजय रथ भी होता है। क्या होता है, विजय रथ। और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो पार्थ किसका पर्यायवाची हो गया, अर्जुन का। विजय रथ भी होता है, और भी शब्द होते हैं। चलो, उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दंत है, दंत की बात हुई है। देखो बात करते हैं अपने हम किसकी, वर्णमाला की, और यहाँ पर दंत की बात हुआ है। अब आपको मैं एक बताता हूं, हम अपने हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को 5 वर्गों में डिवाइड किए हैं। कितने में, 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। कौन कौन से वर्ग हैं, एक है हमारा का वर्ग, दूसरा है टा वर्ग, उसके बाद क्या है, नहीं उसके बाद होना चाहिए चा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसके बाद क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा पा वर्ग। अब इसको ऐसा बता दे रहे हैं कि आप लोग भूलोगे नहीं। का वर्ग के जो व्यंजन वर्ण हैं उनके सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का वर्ग का मतलब हो गया का, खा, गा, घा, अंगा।
तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चा वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, चाचा जैसा इया का। और टा वर्ग का जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा या फिर इसी को मूर्धन्य कहते हैं। और ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कंठ ताल मूर्धा दंत, इसका क्या हो गया? दंत। और पा वर्ग का जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। अब समझो बात को। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनके सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। और टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा या मूर्धन। और ता वर्ग के जितने भी उच्चारण स्थान हैं वर्ण हैं उन सबका क्या होता है? दंत। और पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ। अब यहां से पूछा उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? अब दंत का मतलब ता वर्ग वाला देख लो, ता था दा धा ना, देखो यहां पर ना मिला तो तुरंत इसका आंसर क्या हो गया? ना हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है किस शब्द में किस शब्द में ए स्वर नहीं है? सवाल ये पूछा गया है ना? चलो, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? अब इसका सही आंसर हमको बताना है। वैदिक, एक, पैतृक, स्नेह। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वैदिक। इस वैदिक में ए स्वर नहीं है, बाकी सब में ए स्वर मिलेगा, एक में, पैतृक में, स्नेह में। चलो अगला बात करते हैं 62। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। अब ये होते क्या है और अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक में डिफरेंट क्या है? देखो अब आपको बताते हैं। अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक बेटा इन दोनों में डिफरेंट ये होता है। अनुनासिक का मतलब होता है अगर आप किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हो और जो हवा है उच्चारण करते समय हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसी को नासिक की भी कहा जाता है। अनुनासिक और नासिक की एक ही बात होती है, कोई अलग अलग नहीं होती है ना? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। और निर्नुनासिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और हमारे जो हवा है वो मुख से ही निकले, नाक से ना निकले, नाक से उसका कोई संबंध नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक। क्लियर? तो अनुनासिक निर्नुनासिक का मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब देखो, जो बेटा हमारी एक क्रिया होती है उस क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं। क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मूलावस्था, इसी को मूल अवस्था भी कहते हैं और मूला अवस्था भी कहते हैं, चाहे आप मूल अवस्था कहो या मूलावस्था कहो। दूसरी होती है उत्तरावस्था। क्या होती है? उत्तरावस्था। और तीसरी होती है बेटा उत्तमावस्था। क्या होती है? उत्तमावस्था होती है। तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये होती क्या है ये समझो। ये जो मूलावस्था होती है इसमें क्या होता है कि एक साधारण क्रिया हो रही होती है, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, एक सिंपल साधारण क्रिया हो रही होती है। जैसे हम कह दें रोहिणी स्कूल जा रही है तो एक साधारण क्रिया हो गई, उसे क्या कहते हैं? मूलावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? इसमें दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। जब कभी दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहां पर हमारी क्या होती है? उत्तरावस्था।
अब पूछोगे कि सर उत्तमावस्था कहाँ होती है? जब दो अथवा दो से अधिक, यानी जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना हो, उसमें से किसी एक को सुपीरियर दिखाया जाए। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना हो, उसमें से किसी एक को सुपीरियर यानी कि बहुत अच्छा दिखाया जाए, तो वहां पर हमारी क्रिया की कौन सी अवस्था होती है? उत्तमावस्था होती है। अब सवाल क्या था? दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच में जब तुलना की जाती है तो क्रिया की कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। उत्तमावस्था क्या होगी? दो से अधिक लोगों के बीच में, दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच में तुलना हो, उसमें एक को बहुत सुपीरियर, बहुत अच्छा दिखाया जाए तो उत्तमावस्था हो जाएगी। और मूलावस्था में सिंपल एक क्रिया हो रही होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। क्रिया देखो हमारे पास रचना या बनावट की दृष्टि से देखो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रचना या बनावट की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं तो दो। एक क्रिया हमारे पास होती है बेटा कौन सी? एक क्रिया हमारे पास होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया हमारे पास क्या होती है? अकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो, यानी जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, या फिर जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, यानी कि क्रिया होने की पॉसिबिलिटी हो। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की पॉसिबिलिटी हो, यानी कर्म होने की संभावना हो, और क्रिया का फल किस पे पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो। जाहिर सी बात है, जब किसी वाक्य में कर्म होगा तो क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ेगा, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। लेकिन अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है या फिर कर्म की संभावना होती है। दोनों चीजें होती हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म आपको मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, लेकिन संभावना बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी। जब पॉसिबिलिटी बने या कर्म हो वाक्य में क्रिया का, तो वो हमारी क्रिया होती है सकर्मक, और कर्म नहीं है तो अकर्मक। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, छात्र पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है। अब देखो अगर हम शिशु सो रहा है, अब यहां पर हम कर्म ढूंढ, देखो यहां पर लगभग आपको कर्म नहीं मिलेंगे, कर्म है ही नहीं किसी सेंटेंस में, तो क्या ये सारी क्रिया कर्मक हो गई? लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या कर्म की संभावना बन रही है। अगर कर्म की संभावना जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में बन रही है, तो वो क्रिया हमारी सकर्मक हो जाएगी। शिशु सो रहा है, क्यों सो रहा है, किसको सो रहा है? कोई कर्म की संभावना है? नहीं है, ये हमारी क्रिया कर्मक है। अच्छा दूसरे पे आते हैं, छात्र पढ़ रहा है। हाँ छात्र पढ़ रहा, हो सकता है छात्र पुस्तक पढ़ रहा हो, एक संभावना बन रही है पुस्तक की। अब ये हमें जज करना होगा। बालक खेल रहा है, हाँ खेल रहा है, हो सकता है कि क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो। छात्रा लिख रही है, हो सकता है छात्रा लेख लिख रही है। तो इन तीनों सेंटेंस में कर्म की संभावना है, लेकिन इस पहले वाले सेंटेंस में कर्म की संभावना नहीं है, इसलिए हमारा ये जो पहला ऑप्शन है शिशु सो रहा है, ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि तीन एक तरीके से होंगे और एक क्या होगा? अलग होगा। अब यहाँ पर हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा रीजनिंग भी लगाना है। देखो जन्म मतलब होता है उद्गम, उगना उत्पादन। इसका जन्म, उगना, उत्पादन एक तरीके से है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त। वृत्त इन तीनों से क्या है? भिन्न है, अलग है। क्लियर? चलो अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है नहीं है। राजीव कमल का पर्यायवाची होता है, कुबले भी कमल का पर्यायवाची होता है, जलद भी कमल का पर्यायवाची होता है। जलद नहीं होता है, जलद होता किसका है? ये जलद होता है बादल का। और जब ये बादल का हो गया, पूछा क्या है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बादल के और भी पर्यायवाची होते हैं, मेघ होता है, हम सबको पता है, बहुत सारे होते हैं बादल के पर्यायवाची, है ना। चलो अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, विरोधाभास। देखो समाचार लेखन की बात करें तो नवीनता होती है, संक्षिप्तता भी होती है, स्पष्टता भी होती है, विरोधाभास नहीं होता। समाचार लेखन में विरोधाभास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। देखो अगर हम अपनी बात करें हिंदी में, तो हमारे हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखो अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन अगर हम अपने हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। एक हमारे पास होता है क्या, पुल्लिंग, और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है हमारे पास स्त्रीलिंग। ये 2 भेद होते हैं, है ना। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक होता है, होती है नहीं है, कहार होता है, पाठक होता है, योगिनी शब्द, योगिनी शब्द यहाँ पर हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आप कहोगे कि सर कैसे? सेंटेंस बना लो, सीधा सीधा शब्द का सेंटेंस बना लो। मालिक होता है कि होती है? मालिक होता है, मलकिन होती है, लेकिन मालिक होता है, कहार होता है, पाठक होता है, योगिनी होती है। तो 68 का क्या हो जाएगा, डी। अगला बात करें, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। अच्छा, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है तो सुषमा होता है, शोभा होता है, सुंदरता होता है, बिल्कुल। रमणी नहीं है, रमणी ये पर्यायवाची होता है किसका, ये होता है स्त्री का पर्यायवाची। रमणी होता है स्त्री का पर्यायवाची, यही नहीं है। अगले की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तत्सम शब्द की बात करें तो बेटा तत्सम शब्द हमारा तीर्थ है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है तीरथ। क्या होता है, तीरथ। तीरथ शब्द हमारा तद्भव है, तीर्थ हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। देखो तद्भव बताना है तो नासिका तो हमारा तत्सम है, इसका तद्भव होता है नाक, इसका तद्भव क्या होता है, नाक। बच्चा हमारा तद्भव है, इस करेक्ट आंसर यही है, इसका तत्सम होता है वत्स, इसका तत्सम क्या होता है, वत्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बच्चा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, बहुत ही आसान है। सरसों होती है, मकई होती है, मूंग होती है। सरसों होता है नहीं होता है, सरसों होती है, फसल है। मकई होती है, मूंग होता है, मूंग होती है, सारस होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सारस। 72 का सी है आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। अब आपको हम बताएं इसके बारे में। अगर हम बात करें शब्द भेद का, टॉपिक का सवाल है ये, किसका है, शब्द भेद का। तो रचना बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर, रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3। एक हमारे पास होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है हमारे पास योग रूढ़ शब्द, है ना। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। क्या होता है, सार्थक खंड नहीं होता है इनका। और यौगिक शब्द जो होते हैं इनका निर्माण हम 3 तरीके से करते हैं। इनका सार्थक खंड होता है यौगिक का, इनका निर्माण हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो उपसर्ग से करते हैं, और दूसरा इनका निर्माण प्रत्यय से करते हैं, और तीसरा इनका निर्माण हम लोग किससे करते हैं, तत्पुरुष समास से करते हैं। इससे तत्पुरुष समास से। और योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपना अर्थ नहीं देते, किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो अपने अर्थ को नहीं देते, वो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। सवाल पूछा है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। पीला, पीला हमारा रूढ़ शब्द है। ये कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द। इसका सार्थक खंड नहीं हो सकता। अगर हम सार्थक खंड करेंगे तो पी प्लस ला, कोई अर्थ निकलेगा ना, तो पी का निकल रहा है ना तो ला का। घर की बात करें तो घर भी हमारा रूढ़ शब्द है, इसका भी कोई आंसर नहीं निकलेगा, सार्थक खंड नहीं होगा। विज्ञान की बात करें तो ये हमारा यौगिक शब्द है। कैसा है, यौगिक। अब आप कहोगे कैसे, देखो इस विज्ञान की बात करें तो ये बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। तो ज्ञान इसमें हमारा क्या है, ज्ञान हमारा इसमें है मूल शब्द, और बी हमारा बेटा क्या है, बी हमारा है उपसर्ग।
तो यौगिक शब्दों का निर्माण 3 तरीके से होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, तत्पुरुष समास से और कमलासन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमलासन। कमलासन किसके लिए इस्तेमाल होता है? कमल पर कौन आसन होते हैं? ब्रह्मा जी। तो कमलासन ब्रह्मा जी को कहते हैं। जो कमलासन शब्द है किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमलासन। ये हमारा योग रूढ़ शब्द। क्लियर? अगला सवाल में बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बेटा नदी का पर्यायवाची यहाँ पर तरंगणी तो होता है, तटनी भी होता है, सरता भी होता है, तरणी नहीं है। तरणी पर्यायवाची किसका होता है? नाव का होता है, नाव का। इसका पर्यायवाची बेड़ा भी होता है। क्या होता है? बेड़ा। इसका पर्यायवाची पतंग भी होता है। क्या? पतंग। नाव, बेड़ा, पतंग ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तरणी के। क्लियर? बाकी तरंगनी, तटनी, तरता ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नदी। क्लियर? चलो लास्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है ना? विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के मूलतः कितने भेद होते हैं? अगर हम विशेषण के मूलतः भेद की बात करें, इस विशेषण के मूलतः होते हैं 4 भेद। हम सबको पता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है हमारा वो क्या है? नैतिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा, है ना? तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन। हम लोग यूपी कांस्टेबल स्पीच टेस्ट नंबर 25 को डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।